हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको दूंगी सीबीएसई 2024-25 का साइंस के सैंपल पेपर सेक्शन सी और डी के सॉल्यूशन। सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस मेरी वीडियो के एक शॉर्ट्स में बता दिए गए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो लेते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दो रिएक्शंस दिए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की रिएक्शंस हैं। जैसा कि आप ए पार्ट में देख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड में आयरन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम आ गया है, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साथ में इसमें हीट भी निकल रही है, तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। और आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होके आयरन बन गया है और एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रही है, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई सा भी आंसर इसमें लिख सकते हैं। बी पार्ट में हम देख सकते हैं दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है आयंस की, पोटेशियम और लेड की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और आयोडीन के साथ पोटेशियम और लेड की दोनों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आते हैं 22nd क्वेश्चन पे, जिसमें वो पूछ रहा है एल्वियोलाई और नेफ्रॉन के बीच हमें डिफरेंस बताना है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। पहला डिफरेंस स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे बताना है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है वो बैलून लाइक होता है और इनकी लोकेशन लंग्स के अंदर होती है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होता है और इसकी लोकेशन किडनीज में होती है। फंक्शन पे आ जाते हैं। एल्वियोलाई का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी लंग्स के अंदर जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। नेफ्रॉन का फंक्शन है ब्लड का फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करना। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स कौन से प्रोसेस से होता है? वो है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें वो 3 स्टेप्स बताने हैं जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट्स में होते हैं। इसमें पहला स्टेप है क्लोरोफिल के जरिए सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। दूसरे स्टेप में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग होती है। थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। अब सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या स्पेशल फीचर है इस प्रोसेस के लिए। डेजर्ट प्लांट में स्टूडेंट्स स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं लेकिन दिन में क्लोज होते हैं। अगर दिन में स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट्स रात में स्टोमेटा होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इंटरमीडिएट एक ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में स्टोर होता है। दिन के टाइम डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो सके, और यही इंटरमीडिएट दिन में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज होता है। तो आंसर स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बी पार्ट में यानी चॉइस दी हुई है, या तो ए करना है या बी करना है। बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के नाम दिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं। हर एंजाइम का फंक्शन बताना है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सलाइवरी अमाइलेज माउथ में होता है जो स्टार्च को शुगर में डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन स्टमक में होता है जो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लाइपेज फैट्स की मल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी फैट्स को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड्स में, यानी उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक हमें फिगर दी हुई है और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये जो इमेज की फॉर्मेशन है ये लेंस से है, लेकिन ये कौन से टाइप का लेंस है ये नहीं बताया हुआ। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड? अब यहाँ वो पूछ रहा है कि लाइन की जगह, जो आपको यहाँ सीधी लाइन दिख रही है, इस लाइन की जगह आपको ये बताना है कि यहाँ पर लेंस है और कौन से टाइप का लेंस है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो एक्चुअल रेस की इंटरसेक्शन से नहीं हो रही, बल्कि रेस को एक्सटेंड करके इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, और वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। तो ए पार्ट का आंसर इसमें आ जाएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज? कॉन्वेक्स लेंस। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज है। अब सी पार्ट में न्यूमेरिकल पूछा गया है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पे इमेज बनी है
और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के ट्वाइस है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस v है वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन उसे माइनस में लेना होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज डिस्टेंस माइनस में होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को h ले लेती हूँ, क्योंकि इमेज का साइज इसका ट्वाइस है, तो इमेज की हाइट 2h हो जाएगी, तो मैग्निफिकेशन 2 आ गई। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला और यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन यू। m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, v यानी इमेज डिस्टेंस -30 है, और इससे अगर हम u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो -15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सी पार्ट का आंसर होगा -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें स्टूडेंट्स एक सर्किट बना हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए क्लोज टायर कंटेन्स 2 हीटर्स x एंड y इन पैरेलल। 2 हीटर्स x एंड y हैं जो पैरेलल में हैं। द अबव फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट्स बैटरी। ये दोनों हीटर्स या रेजिस्टर्स 230 वोल्ट्स बैटरी से कनेक्टेड हैं। व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड द करंट इन x इज 3.5 एम्पियर्स। x का करंट 3.5 एम्पियर्स दिया हुआ है। अब इस फिगर के बेसिस में जो हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर x। पहले क्वेश्चन में x के अंदर हमें पावर निकालनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में होते हैं तो v तो दोनों के अंदर सेम जाता है, लेकिन करंट दोनों के अंदर डिफरेंट जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि x में ix करंट फ्लो हो रहा है और y में iy करंट फ्लो हो रहा है। अब ix की वैल्यू 3.5 एम्पियर्स दी हुई है। इसमें जो पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा पावर इज इक्वल टू vi, यानी अगर हमें x में पावर निकालनी है तो हम उसको px लिख सकते हैं। सो px इज इक्वल टू v इंटू ix। क्योंकि ये कनेक्शन पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहेगी, इसलिए v की जगह 230 रखेंगे और ix की वैल्यू 3.5 है, तो x के थ्रू जो पावर है वो आ गई 805 वॉट्स। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ x इज डबल दैट ऑफ y, कैलकुलेट द करंट इन हीटर y। रेजिस्टेंस और करंट में स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर R कम होगा तो I ज़्यादा होगा, और अगर R ज़्यादा होगा तो करंट भी उसमें कम फ्लो करेगा। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि x की रेजिस्टेंस y से डबल है। इसका मतलब x में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसका डबल y में फ्लो करेगा। अब x में 3.5 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है तो y में करंट फ्लो करेगा 3.5 का डबल यानी 7 एम्पियर्स। अब b पार्ट पे आते हैं। b पार्ट में स्टूडेंट्स डायग्राम दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है अबव फिगर शोज 2 रेजिस्टर x एंड y कनेक्टेड इन सीरीज। ये 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसके लिए सीरीज कनेक्शन के लिए जो पावर है वो P1 मानी है। व्हेन दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, यानी अगर इन्हीं रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जो पावर है वो P2 है, तो हमें P1 और P2 में रेशो निकालनी है। तो पहले हम सीरीज कनेक्शन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। RS हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, और जब सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 3R। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें करंट नहीं दिया हुआ, इसलिए जो पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो P1 हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 3R। सेकेंड केस लेते हैं जिसमें इन दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा देंगे। अगर पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R प्लस 1/R2। तो इसी तरह अगर हम पैरेलल रेजिस्टेंस को RP मान लेते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/R प्लस 1/2R, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 3/2R आ जाएगा। लेकिन अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पैरेलल के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 2R/3। और अगर हम P2 निकालें तो वी स्क्वायर अपॉन R का फॉर्मूला रखेंगे। वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर ही रहेगा और R की जगह हम रख देंगे 2R/3। अब इन दोनों की रेशियोज निकालेंगे स्टूडेंट्स। P1/P2
P1 की वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन 3r डिवाइडेड बाय 3v स्क्वायर अपॉन 2r। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करके नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन 3r इंटू 2r अपॉन 3v स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया और जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आएगा 2/9, यानी P1 अपॉन P2 की रेशियो आएगी 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें यहाँ फिगर दी हुई है और इस फिगर में आपको बताना है कि किस प्रोसेस के लिए ये ग्रोइंग कंसर्न दिखाया गया है। और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इम्पैक्ट विल द प्रोसेस शोन इन द इमेज हैव ऑन ह्यूमंस इफ दे ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉफिक लेवल, एक्सप्लेन। यानी कि अगर ह्यूमंस लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं तो इस प्रोसेस का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहले फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक साइड एक व्यक्ति पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहा है खेतों में, वो पेस्टिसाइड सॉइल के थ्रू वाटर में एंटर कर रहे हैं। वाटर में फिशेज हैं जो उन पेस्टिसाइड्स के असर से मर रही हैं। तो इसके अंदर साफ दिख रहा है, जो इफेक्ट दिखाया है वो दिखाया है बायो मैग्निफिकेशन। और बायो मैग्निफिकेशंस में ये दिखाया जाता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है पेस्टिसाइड्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ह्यूमंस लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं तो उनके ऊपर इन पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। अब सी सेक्शन पे आते हैं। सी सेक्शन का स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उसमें बताया गया है कि अनिरुद्ध टुक 2 मेटल ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, जैसा कि पिक्चर में शो किया गया है, लेकिन वो उनको लेबल करना भूल गया। और अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी एल्यूमिनियम एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो दोनों के डिफरेंस को पता लगाने के लिए अनिरुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा, किसी भी एसिड से, तो रिएक्शन हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेस से भी रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन होगा और बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें दिखाया गया है, इन एन एक्टिविटी इशू वाज गिवन 2 सब्सटेंसेस, आइशू वाज गिवन 2 सब्सटेंसेस, कॉपर सल्फाइड एंड कॉपर ऑक्साइड टू ऑब्टेन कॉपर, और वो सक्सेसफुली इसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकी। तो हमें वो केमिकल इक्वेशंस लिखनी है जिससे कॉपर को वो एक्सट्रैक्ट कर सकी। तो इसके आंसर में बच्चों आपको कॉपर की एक्सट्रैक्शन बतानी है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के लेसन में दी हुई है एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट में। इसके लिए सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आइशू ने कॉपर सल्फाइड को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जब किसी भी कंपाउंड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। सो कॉपर सल्फाइड, जिसको हम क्यूपरस सल्फाइड भी कह सकते हैं, इसमें कॉपर की वैलेंसी 1 यूज करी गई है। उसको जब हीट किया यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो वो बन जाता है क्यूपरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से अलग हो जाती है। जब काफी ज्यादा मात्रा में कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है तब ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाती है और फिर उसको हीट किया जाता है। तो जब बंद ऑक्सीजन की सप्लाई में उसको हीट करते हैं, इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। तब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के कॉपर में चेंज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेपरेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, उसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड X और Z क्या है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो आप ये जान पाएंगे कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन दी हुई है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन में NaCl के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को, जिसे ब्राइन कहते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है। तो वही इस रिएक्शन में दिखाया जा रहा है, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया। तो X जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखिए सेकेंड रिएक्शन में हीट किया गया है। ट्रायंगल का मतलब है इसको हीट किया गया है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो Z जो कंपाउंड है वो है सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड पार्ट में पूछा है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज X2Z। अब X को हीट किया गया है, इसका मतलब
वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि उसमें हीट को एब्जॉर्ब किया गया है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सिंगल प्रोडक्ट है जो 3 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो गया। तो आप दोनों में से किसी भी टाइप का रिएक्शन लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस ABC विथ pH वैल्यू 6, 8 एंड 9.5। अब वो पूछ रहा है किस सोल्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और इन सैंपल्स को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब हाइड्रोनियम आयन कैसे बनते हैं? जब हाइड्रोजन आयंस वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तब वो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। अब ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस बनेंगे तो वो ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस बनाएंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। और ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस किस में बनेंगे? जो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब 7 से जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाती है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है और 7 से ऊपर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो जैसा कि आप वैल्यूज़ में देख सकते हैं 7 से कम वैल्यू A की है, तो इसका मतलब A में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, क्योंकि एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होने पे हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन आयंस B में बनेंगे और सबसे कम हाइड्रोजन आयंस C में बनेंगे। तो अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो वो ऑर्डर इस तरह से होगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और पे आते हैं, बी पार्ट में दिया है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट whereas wasp स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। अब बी स्टिंग यानी अगर कोई बी काट लेती है तो उसके डंक पे बेकिंग सोडा लगाया जाता है। तो सिंपल है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर बी स्टिंग पे बेकिंग सोडा लगाया जा रहा है, इसका मतलब बी स्टिंग में एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा लगाते हैं। और वैस्प स्टिंग पे विनेगर लगाया जा रहा है, इसका मतलब वैस्प के स्टिंग में बेस होता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें एसिड लगाया जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में है फार्मर्स ट्रीट सॉइल विथ क्विक लाइम व्हेन टिलिंग। जब सॉइल एसिडिक होती है, ज़्यादा एसिडिक होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्विक लाइम डाला जाएगा, क्योंकि क्विक लाइम बेस है और वो सॉइल की एसिडिटी को कम कर देता है। थर्ड पार्ट में लिखा है एशियन स्कल्पचर्स और जो मार्बल स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंजर्व किया जाता है ट्रीट करके कुछ केमिकल से। अब उनको केमिकल से क्यों ट्रीट किया जाता है, यही आपको आंसर में बताना है बच्चों। जो भी एशियन स्कल्पचर्स या मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो मेटल कार्बोनेट से बने होते हैं, और जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो एयर के अंदर पोल्यूशन से, डिफरेंट गैसेस से और एसिड रेन से रिएक्ट करते हैं। तो इन सब से उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि वो एयर और एसिड रेन के साथ रिएक्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 29, वाटर इज यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस बट rather than watering the leaves we water the plant through the soil. How does this water reach the leaves of the plant? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये पूछा जा रहा है कि जो हम प्लांट्स में पानी डालते हैं वो हम रूट्स में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, लेकिन फिर भी वो वाटर लीफ के टिप तक कैसे पहुंच जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर में स्टूडेंट्स आप ये बताएंगे कि जो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, उन रूट हेयर्स में सक्शन प्रेशर से ऑस्मोसिस की वजह से वो रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर्स में जाइलम वेसल्स होती हैं, ये जाइलम वेसल्स स्टेम की जाइलम वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं और स्टेम की जाइलम वेसल्स फिर लीफ के पेटियोल में जाती हैं और पेटियोल मिड रिब्स में डिवाइडेड होता है, जिससे लीफ के एक एक पार्ट को वाटर मिलता है। और जो ये सारा प्रोसेस होता है इसके अंदर ऑस्मोसिस भी इन्वॉल्व है, डिफ्यूजन भी इन्वॉल्व है, और मेन जो ये पुल होता है, सक्शन प्रेशर जो बनता है इसके अंदर, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से बनता है, जो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर किस तरह से लिखना है वो स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। In a family of 4 individuals, father possessed long ears and mother possessed short ears.
इफ द पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव ट्रेट्स। अब पेरेंट्स के स्टूडेंट्स इसमें प्योर ट्रेट्स बताए हैं। इफ द पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन। और एक सुटेबल क्रॉस भी हमें इसमें बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो बात कर रहा है कि फादर और मदर के दोनों के प्योर ट्रेट्स हैं और फादर के जो लॉन्ग ईयर्स हैं और मदर के शॉर्ट ईयर्स हैं। तो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लेटर्स को यूज़ करते हैं और उन लेटर्स को हम एलील बोलते हैं। तो मान लीजिए फादर के लॉन्ग ईयर्स को मैंने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये प्योर है इसका मतलब दोनों ही एलील्स में कैपिटल एल है। तो फादर का जो जीनोटाइप है लॉन्ग ईयर्स का वो दो कैपिटल एल से डिनोट किया जाएगा। इसी तरह अगर मदर के ईयर शॉर्ट हैं तो उनका जीनोटाइप जो प्योर है वो दो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग ईयर्स शॉर्ट ईयर्स के ऊपर डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट का मतलब ये है कि नई जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर आएगा उसमें हर प्रोजीनी के यानी हर इंडिविजुअल के लॉन्ग ईयर्स होंगे। तो जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले हमने पेरेंट्स के जीन्स को दिखाया। अब जब गमीट फॉर्मेशन होगी तो दोनों एलील्स अलग अलग हो जाएंगे। अब F1 जनरेशन बनी, फादर के दोनों जीन्स मदर के दोनों जीन्स से क्रॉस होंगे और F1 जनरेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे सबके लॉन्ग ईयर्स होंगे। अब इस F1 जनरेशन के जीनोटाइप को हम दोबारा से क्रॉस कराएंगे, लेकिन इसके अंदर जीनोटाइप अब प्योर नहीं रहा, एक कैपिटल एल है और एक स्मॉल एल है। जब गमीट फॉर्मेशन होगी तो दोनों एलील्स अलग अलग हो जाएंगे। फादर के दोनों एलील्स मदर के दोनों एलील से क्रॉस होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो F2 जनरेशन आएगी उसमें 3 लॉन्ग ईयर्स हैं और एक शॉर्ट है, यानी जो फिनोटाइप है वो 3:1 है लॉन्ग और शॉर्ट का, और जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 है, 2 कैपिटल एल्स की, 2 रेशो है हाइब्रिड की और एक है 2 स्मॉल एल की। तो ये पूरा क्रॉस और इस तरह से रेशो पार्ट ए में दिखाई जाएगी। अब बी पार्ट में वो पूछ रहा है, इफ द फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड द मदर हैड लॉन्ग ईयर्स, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट will it have on the ratio of genetic makeup in F2 generation। यानी अगर हम फादर और मदर के जीनोटाइप को एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या इससे F2 जनरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि है तो दोनों ही प्योर और सिर्फ दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया है। क्रॉस तो फिर भी प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव एलील्स के अंदर है, इसलिए F2 जनरेशन की रेशियो में कोई फर्क नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ए पार्ट में डिफरेंस पूछा है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। यानी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में क्या डिफरेंस है पर्सन के दिखाई देने में। अब जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया होता है स्टूडेंट्स, वो फार साइटेडनेस होता है, यानी कि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। और मायोपिया इसका इन्वर्स होता है, नियर साइटेडनेस, मतलब कि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। तो यही डिफरेंस आपको ए पार्ट में लिखना है। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया इन ह्यूमन आई। इसके कॉजेज में आप कोई भी 2-3 रीजंस दे सकते हैं। एक रीज़न इसका ये है कि जो आइस का जो लेंस है, यहाँ पर जो लेंस दिखाई दे रहा है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो आपका आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिस वजह से जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना पर नहीं बनती। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा है स्टेट 1 कॉज ऑफ सच ए डिफेक्ट। तो इसके डिफेक्ट में आप बता सकते हैं कि जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है, या फिर उसकी फोकल लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, या उसका आई बॉल छोटा हो जाता है। एक्सप्लेन विद रीजन इफ अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके इसको करेक्ट किया जा सकता है,
क्योंकि वो एडिशनल फोकसिंग पावर देगा उसको जो चाहिए रेटिना पर इमेज बनाने के लिए। लेकिन जो कॉन्केव मिरर है वो क्या करेगा, वो तो रेस को और डाइवर्ज कर देगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। तो हम इसमें कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके इस एरर को ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ए पार्ट में पूछ रहा है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर सो इट्स लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। यूज द मैथमेटिकल सिंबल्स टू अराइव एट द फाइनल फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला इसमें डिराइव करना है स्टूडेंट्स। सीधा फॉर्मूला नहीं लिखना, उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा दिखाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं तो स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में आर प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, यानी कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो उस वायर की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और जो रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है एरिया से, यानी अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा, और उस कांस्टेंट्स को हम कहते हैं रो यानी रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब बी पार्ट में वो कह रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी, यानी इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर लेंथ को 1 मीटर मान लें तो एरिया और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इन वैल्यूज़ को पुट करके अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो वो रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। इसके बेसिस पे हम फिर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं दैट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उस वायर की रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 में मोना ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। जैसा कि आज फिगर में आप देख सकते हैं, एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड के पास मैग्नेटिक कंपास है, और उस कार्डबोर्ड मैग्नेटिक कंपास के पास से एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब ए पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड as Mona moved away the compass needle from the current carrying wire। यानी मोना ने कंपास को जब वायर से दूर किया तो कंपास की डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो गई। वो इसलिए रिड्यूस हो गई क्योंकि जैसे जैसे हम वायर से दूर गए करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस से इनवर्स रिलेटेड है, मतलब वो कम होती गई, इसलिए जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिड्यूस हो गई। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को B से रिप्रेजेंट करते हैं एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब B पार्ट में पूछा गया है मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। अगर डिफ्लेक्शन को और इंक्रीज करना है स्टूडेंट्स तो अगर वायर में करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। अब सी पार्ट में पूछा है एक्सप्लेन द रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर। इस वायर के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो जब स्ट्रेट कंडक्ट कैरिंग कंडक्टर में हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अब जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे और वायर को हाथों में पकड़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा हैंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड हो गया है। तो जो करंट फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये थे आपके पास सारे सॉल्यूशंस सेक्शन बी और सी के। आने वाली वीडियोस में मैं बाकी के दोनों सेक्शंस को भी सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल साइंस अडेप्ट पर। टेक केयर, गुड बाय।